हाँ बच्चों देखो पिछली क्लास में हमने बोर्स थ्योरी के सारे बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे। अब इसमें कुछ छोटी-छोटी डेफिनेशंस आती हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा, उत्तेजन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा तो इन सबको भी एक बार स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको स्टडी करने के लिए चलो हाइड्रोजन परमाणु का ही केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु है, ये इसका नाभिक है और उसके चारों ओर घूम रहा इकलौता एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमको पता है इस इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे ऊर्जा स्तर या कक्षक होते हैं ना। पहला ऊर्जा स्तर जो होता है उसको ग्राउंड स्टेट या n=1 बोलते हैं। दूसरा कक्षक n=2, n=3, n=4, n=5 और लास्ट कक्षक होता है उसको n →∞। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी पता है कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे कक्षक में हो तो उसकी ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षक में हो तो ऊर्जा -1.51। चौथे कक्षक में हो तो -0.85। पांचवें कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी ऊर्जा -0.54 और इलेक्ट्रॉन अगर अनंतवें कक्षक में हो तो उसकी ऊर्जा टेंड्स टू 0। ये सब हम पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो अब इसमें जो डेफिनेशन आती है उसको देख लेते हैं। तो पहली डेफिनेशन देखो हमको पूछता है कि इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है वो देखते हैं। तो देखो वैसे किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो है ना, किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो नाम से ही क्लियर है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी ऊर्जा के साथ बंधा होता है उसी को इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा बोलते हैं, है ना। तो सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी ऊर्जा के साथ बंधा होता है उसी को बंधन ऊर्जा बोलते हैं, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में है, तो हम पढ़ चुके हैं है ना, कल पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में हो तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होती है। तो बताओ पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नेगेटिव है और मैंने बताया था कि नेगेटिव ऊर्जा बंधन की निशानी होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नेगेटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन कुल मिलाकर के नाभिक के साथ बंधा हुआ है और कितनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मैंने पढ़ चुके थे कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नेगेटिव है, मतलब नाभिक से बंधा हुआ है और कितनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मतलब पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो -13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट बोलेंगे लेकिन बंधन ऊर्जा +13.6। एक और चीज देख सकते हैं कि पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा नेगेटिव में तो इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है और नाभिक के साथ कितनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है ना। इसका मतलब है ठीक है, इसका मतलब है कि अगर फोटोन गिरा करके है ना, फोटोन गिरा करके इलेक्ट्रॉन को 13.6 या उससे ज्यादा ऊर्जा दे दी तो इलेक्ट्रॉन सारे बंधन तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, मतलब पलायन कर जाएगा या अनंत पर पहुंच जाएगा। बस बंधन ऊर्जा को दूसरे शब्दों में ही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किसी भी कक्षक से बाहर निकालने के लिए या अनंत पर भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको भी बंधन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि बंधन ऊर्जा को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सिंपल शब्दों में तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन नाभिक से जितनी ऊर्जा के साथ बंधा होता है उसको बंधन ऊर्जा या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को उस कक्षक से बाहर निकालने के लिए, मतलब अनंत पर भेजने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको भी बंधन ऊर्जा बोल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दूसरी टर्म देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन ऊर्जा या एक्साइटेशन एनर्जी, इसको देखते हैं। ये तो देखो ये भी नाम से ही क्लियर है ना, उत्तेजन ऊर्जा भी नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी उत्तेजित अवस्था में या किसी एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको उत्तेजन ऊर्जा या एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना
कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। और इसमें भी कैटेगरीज होती हैं, तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है उसको फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। वैसे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। वैसे ग्राउंड स्टेट से n इक्वल 4 मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। और ऐसे ही ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी बोलते हैं। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो इसका मान भी हम देख सकते हैं ना। दोस्तों तुम आराम से बताओ, है ना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बात करते हैं तो आराम से बताओ कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल 2 तक ले आने के लिए आवश्यक ऊर्जा को फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। और तुम आराम से बताओ कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी, n इक्वल टू 1 और n इक्वल 2 के गैप के बराबर, है ना। ध्यान रखना कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल 2 तक ले जाने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी, 1 और 2 के गैप के बराबर। और 1 और 2 के बीच गैप 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है, मतलब हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 तक ले जाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। और बताओ ग्राउंड स्टेट से सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3 तक ले आने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी, 1 और 3 के गैप के बराबर। और 1 और 3 के बीच गैप होता है 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। बस हाइड्रोजन के लिए सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.09। वैसे इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4 तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। और बताओ इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4 तक ले आने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी, बताओ 1 और 4 के गैप के बराबर। और 1 और 4 का तुम गैप देखोगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगी। ऐसे बताओ कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल 5 तक ले जाने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होगी इसको फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी कहेंगे। और बताओ ग्राउंड स्टेट से फोर्थ एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 5 तक ले आने के लिए कितनी ऊर्जा देनी होगी, 1 और 5 के गैप के बराबर। और तुम 1 और 5 के बीच गैप देखोगे तो 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतना आएगा। मतलब हाइड्रोजन के लिए फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये होती है। तो देखो फास्ट कैलकुलेशन के लिए, है ना, आगे घटाने का भी टाइम नहीं होगा, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमको केवल प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ही नहीं, ऊर्जा के बीच गैप या एक्साइटेशन एनर्जी भी हमको थोड़ा सा याद रखनी है, फास्ट कैलकुलेशन के लिए ध्यान रखनी है। तो याद रखना कि हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी 10.2, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी 12.09, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और फोर्थ एक्साइटेशन एनर्जी 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। और मैंने पहले ही बताया था कि हमको ये एक्साइटेशन एनर्जी केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए याद रखनी है। बाकी हाइड्रोजन लाइक अगर कोई अन्य परमाणु हुआ तो प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा z स्क्वायर गुना हो जाएगी, तो ऊर्जा के बीच गैप मतलब एक्साइटेशन एनर्जी भी z स्क्वायर गुना हो जाएगी। जैसे हीलियम +1 आयन के लिए अगर एक्साइटेशन एनर्जी देखनी है तो z स्क्वायर गुना मतलब 4 गुना हो जाएगी। लिथियम +2 आयन के लिए अगर एक्साइटेशन एनर्जी देखनी है तो z स्क्वायर गुना मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 गुना। और अगर बेरिलियम +3 के लिए देखनी है तो एक्साइटेशन एनर्जी z स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर मतलब 16 गुना होगी।
इतनी स्मार्टनेस तुम में होगी तो ये एक्साइटेशन एनर्जी या उत्तेजन ऊर्जा भी देख ली। अब इसमें तीसरी टर्म होती है इलेक्ट्रॉन की आयनन ऊर्जा, या इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, है ना? तो वही एक बार देखते हैं कि हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं में अ, आयनन ऊर्जा कितनी होगी वो देखते हैं। सबसे पहले अपनी इंडियन बुक में कैसे लिखा होता है वो देखना। वही अपनी इंडियन बुक में तो ये लिखा होता है कि पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। अपनी इंडियन बुक में ही लिखा होता है कि हाइड्रोजन लाइक परमाणु में पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में तो कुछ और पढ़ते हो तुम, है ना? केमिस्ट्री में तुम ये पढ़ते हो कि सबसे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं, है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यहाँ कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नहीं होता, फिजिक्स में तो ये लिखा होता है कि पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो तो उसमें लिखा होता है कि पहले नहीं, बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा ये बोलते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर तुम परफेक्ट शब्द यूज, ध्यान रखना इसमें केमिस्ट्री की डेफिनेशन ज्यादा सही है, लेकिन अगर तुम बिल्कुल परफेक्ट शब्द यूज करो तो फिर ये कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो परफेक्ट शब्दों में ये बोलना चाहिए, है ना? ध्यान रखना तुम कि परफेक्ट शब्दों में ये बोलना चाहिए कि बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नहीं, बाह्यतम स्थायी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, हम परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि बाह्यतम स्थायी कक्षक मतलब आउटर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं। बस परफेक्ट शब्दों में इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि आउटर मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट मतलब बाह्यतम स्थायी कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, अब चलो, अब हम फिजिक्स की बात करते हैं, है ना? हम फिजिक्स की बात करते हैं, ये तो हमको अच्छे ही पता है कि फिजिक्स में हम केवल हाइड्रोजन लाइक परमाणु की स्टडी करते हैं, है ना? तो हमको पता है कि फिजिक्स में हम केवल हाइड्रोजन लाइक परमाणु की स्टडी करते हैं, और हमको पता है कि हाइड्रोजन लाइक परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है ना? पता है ना हमको कि फिजिक्स में हम केवल हाइड्रोजन लाइक परमाणु की स्टडी करते हैं और बताओ, हाइड्रोजन लाइक परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इनका बाह्यतम स्थायी कक्षक कौन सा होगा? n इक्वल टू 1। इसलिए हाइड्रोजन लाइक परमाणु में पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेंगे। ये तो मेरे ख्याल से अब कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो ये ध्यान रखना कि फिजिक्स में हम हाइड्रोजन लाइक परमाणु की स्टडी करते हैं, और हाइड्रोजन लाइक परमाणु में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उनका बाह्यतम स्थायी कक्षक n इक्वल टू 1 होगा। इसलिए हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं में पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेंगे। लेकिन कोई बड़ा परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक तक भरे हों, है ना? जैसे कि ऑर्गन या कैल्शियम जैसा कोई बड़ा परमाणु हो जिसमें इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षक तक भरे हो, तो फिर इसका बाह्यतम स्थायी कक्षक n इक्वल टू 4 होगा। तो फिर इसमें चौथे कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेंगे। और अगर सीजियम जैसा और कोई बड़ा परमाणु हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन सातवें कक्षक तक भरे हैं, तो फिर उसमें बाह्यतम स्थायी कक्षक सातवां होगा। तो उसमें फिर सातवें कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेंगे। ये मैंने प्रॉपर शब्दों में लिख दिया है इधर, है ना? तो बस अब ध्यान रखना कि फिजिक्स में हम केवल हाइड्रोजन लाइक परमाणु की स्टडी करेंगे, और हाइड्रोजन लाइक परमाणु में ले दे करके एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए इनका बाह्यतम स्थायी कक्षक n इक्वल टू 1 होता है। इसलिए हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं में पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेंगे, है ना? जैसे चलो पहले हाइड्रोजन की बात करते हैं, है ना?
हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा कितनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, कि तुम आराम से बताओ कि हाइड्रोजन लाइक परमाणु में पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलते हैं ना। तुमको अच्छे पता है, हमको अच्छे पता है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन अगर पहले कक्षक में हो, है ना, हम देख चुके हैं कि हाइड्रोजन में अगर इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में हो तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 होती है ना। मतलब बोल सकते हैं कि पहले कक्षक वाला इलेक्ट्रॉन 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा के साथ बंधा हुआ है। तो बताओ, इस पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमको न्यूनतम ऊर्जा भी कितनी देनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। मतलब हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा कितनी हो गई? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। कह सकते हैं ना यार? तो ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा पूछे, बस तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि हाइड्रोजन परमाणु में, है ना, हाइड्रोजन परमाणु में पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन 13.6 इतनी ऊर्जा के साथ बंधा होता है। तो पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमको न्यूनतम ऊर्जा देनी भी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी देनी होगी। और बस इस पहले कक्षक के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा बोलेंगे। बस हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट हो गई। और ये भी पता होगा कि जो आयनन ऊर्जा है उसमें ई का भाग दे दें तो जो बचता है उसको आयनन विभव बोलते हैं, मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो इसमें ई का भाग दे दें तो कितना बचेगा? 13.6 वोल्ट। तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा तो 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट और आयनन विभव पूछे तो 13.6 वोल्ट। अब इतना समझते हो कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए आयनन ऊर्जा है 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी है। तो बताओ हाइड्रोजन लाइक कोई अन्य परमाणु हो तो उसकी आयनन ऊर्जा इंटू जेड स्क्वायर गुना हो जाएगी। मतलब हीलियम +1 के लिए पूछे तो आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू 2 स्क्वायर। लिथियम +2 आयन के लिए पूछे तो उसकी आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू 3 स्क्वायर। और बेरिलियम आयन हो तो 13.6 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू 4 स्क्वायर। तो ये सब इजीली कर सकते हैं, तो तुमको कंफ्यूजन नहीं हो उसके लिए मैंने सिस्टमेटिक इसको लिख भी दिया है। हाँ बच्चों देखो, बोर्स थ्योरी में छोटी-छोटी डेफिनेशंस भी पढ़ ली। अब इसमें एक लास्ट कांसेप्ट है उसको देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक? देखो, इस बार मान लेते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का, है ना, हाइड्रोजन लाइक परमाणु का बहुत सारा सैंपल है। सॉरी डिस्टर्बेंस था। फिर इसमें एक लास्ट कांसेप्ट है इसको पढ़ लेते हैं। तो देखो, इस बार मान लेते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं का कोई सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक में है। अब हमको पता है कि nवां कक्षक अस्थायी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहां रुकेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, है ना, पता है कि nवां कक्षक अस्थायी होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक में परमानेंटली रुकेगा नहीं, नीचे आएगा, मतलब ग्राउंड स्टेट में गिरेगा। तो बताओ इलेक्ट्रॉन एक बार में भी नीचे गिर सकता है, क्रमशः भी गिर सकता है। मतलब जैसे डायरेक्ट 5वें से पहले कक्षक में भी गिर सकता है या क्रमशः भी गिर सकता है। मतलब 5वें से चौथे कक्षक, चौथे से तीसरे कक्षक, तीसरे से दूसरे कक्षक, है ना? तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन लाइक परमाणु का कोई सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक में है। अब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन नीचे आएँगे, ग्राउंड स्टेट में गिरेंगे। और बताओ इलेक्ट्रॉन एक बार में भी गिर सकते हैं या क्रमशः भी गिर सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 5वें से तीसरे कक्षक में, तीसरे से दूसरे, दूसरे से पहले, इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक बार में भी गिर सकता है और क्रमशः मतलब पार्ट-पार्ट में भी गिर सकता है। तो हमको देखना है कि इस ट्रांजिशन में ये जो हाइड्रोजन लाइक परमाणु का सैंपल है वो कुल कितने तरह के फोटोन निकालेगा, मतलब कुल कितनी प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है वो देखना है ना? तो देखो सोचने में तो बहुत टफ है लेकिन इसको मैथमेटिकली करेंगे। तो तुम बताओ, इस बार इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है, एक बार में भी गिर सकता है या
क्रमशः भी गिर सकता है। ठीक, कुल कितने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है वो देखना है। तो तुम बताओ कि हमारे पास n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n मतलब हमारे पास कुल n ऊर्जा स्तर हैं, है ना? बताओ ना, n इक्वल टू 1 से n तक हमारे पास कुल n ऊर्जा स्तर हैं और प्रत्येक ट्रांजिशन में 2 ऊर्जा स्तरों का यूज़ होता है। या तो ये बोल सकते हैं कि हमारे पास कुल n ऊर्जा स्तर हैं और हर एक ट्रांजिशन में इनमें से किन्हीं भी 2 ऊर्जा स्तर का यूज़ होता है। मतलब इनडायरेक्टली हमारे पास n ऊर्जा स्तर हैं और उसमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं। ये तो तुमने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि n ऊर्जा स्तर अवेलेबल हैं और उसमें 2-2 के जोड़े बनाने हैं। तो बता कुल कितने जोड़े बनेंगे? Nc2 मतलब n(n-1/2) इतने जोड़े बनेंगे। तो बस इतने जोड़े बनेंगे मतलब इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिरे ना, तो ऊर्जा स्तरों के इतने जोड़े बनेंगे मतलब इतने प्रकार के संक्रमण संभव हैं और इतने प्रकार के संक्रमण संभव हैं तो ये जो परमाणु इतने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है। मतलब n(n-1/2) इतने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है। ये तो कन्फ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिकली किया कि हमारे पास n ऊर्जा स्तर अवेलेबल है और हर एक संक्रमण में किन्हीं भी 2 ऊर्जा स्तर का यूज़ होता है। जैसे कि 5वें से तीसरे में गिरा, 5वें से पहले में गिरा, इस टाइप से n ऊर्जा स्तर अवेलेबल है और किसी भी संक्रमण में 2 ऊर्जा स्तरों का यूज़ होता है। तो बस हमको n ऊर्जा स्तरों को 2-2 के जोड़े में बाँटना है। तो कुल कितने जोड़े बनेंगे? Nc2 मतलब n(n-1/2) इतने जोड़े बनेंगे मतलब इतने प्रकार के संक्रमण संभव हैं और इतने प्रकार के अलग-अलग संक्रमण संभव है मतलब इतने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है, ठीक है? लेकिन अब मूर्खों टाइप से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, है ना? तो अब बेवकूफ टाइप से पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब इसको डायरेक्ट रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना। ये तो मान लेते हैं कि बहुत सारे हाइड्रोजन लाइक परमाणुओं का कोई सैंपल है, जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन शुरू में अपने nवें कक्षक में हैं। अब इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक में रुकेंगे नहीं, ग्राउंड स्टेट में गिरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिर रहे हैं। एक बार में भी गिर सकते हैं या फिर क्रमशः भी गिर सकते हैं, मतलब पार्ट-पार्ट में भी गिर सकते हैं। बस इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन उत्सर्जित कर सकता है? Nc2 मतलब n(n-1/2) इतने प्रकार के फोटोन उत्सर्जित कर सकता है या किताबी शब्दों में इतने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है। ठीक है, इसका अपने क्वेश्चन में बहुत यूज होगा। तो अब एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, रिजल्ट की फॉर्म में याद रखना, है ना? कि इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है, तो बस कभी भी इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है? n(n-1/2) इतने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है मतलब इतने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है। ये पढ़ लिया। बस अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो एक बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन ले रहा हूँ लेकिन इससे भी एक सबक मिलेगा। ये तो ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं, है ना? कि सैंपल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं और सारे हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन शुरू में छठे ऊर्जा स्तर में है। हाँ, सॉरी, थोड़ी-सी गलती हो गई थी, फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन। देखो इस बार हमको दे रखा है कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं और सारे हाइड्रोजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन शुरू में छठे ऊर्जा स्तर में मतलब सारे इलेक्ट्रॉन शुरू में n=6 इस ऊर्जा स्तर में। अब हमको पता है कि इस उच्च ऊर्जा स्तर, इस अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं ना। हमको पता है इस अस्थायी अवस्था में इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन तुरंत नीचे आएँगे, मतलब ग्राउंड स्टेट में गिरेंगे। और बताओ इलेक्ट्रॉन एक बार में भी गिर सकते हैं या फिर क्रमशः भी गिर सकते हैं, मतलब 6 से 1 में एक बार भी गिर सकते हैं या क्रमशः भी गिर सकते हैं। बस हमको देखना है कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन n=6 से n=1 में गिरे, तो ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है वो देखते हैं। ये तो स्टार्ट करते हैं। तो हमको दे रखा है कोई सैंपल है
जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं जो शुरू में छठे ऊर्जा स्तर मतलब n=6 में है। अब हमको पता है ये अस्थायी अवस्था होती है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रुकेंगे नहीं, तुरंत हाथों हाथ नीचे आएँगे मतलब ग्राउंड स्टेट में गिरेंगे। और बताओ इलेक्ट्रॉन एक बार में भी गिर सकते हैं या क्रमशः भी गिर सकते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन एक बार में n=6 से n=1 में एक बार में भी गिर सकते हैं या फिर पार्ट-पार्ट में भी गिर सकते हैं मतलब 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 ऐसे भी गिर सकते हैं या फिर और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन 6 से 4 में गिरे, 4 से 3 में गिरे, 3 से डायरेक्ट 1 में, इस टाइप से हमको पता है कि छठे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, ग्राउंड स्टेट में नीचे गिरेंगे और इलेक्ट्रॉन एक बार में भी नीचे गिर सकते हैं या क्रमशः भी नीचे गिर सकते हैं। तो बस हमको देखना है कि इलेक्ट्रॉन छठे ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिरे, तो ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है वो देखना है। ये तो हमने अभी पूरा रिजल्ट याद रखा था, है ना? अभी फॉर्मूला याद रखा था। तो हमको अच्छे पता है सॉरी, ये हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है? n(n-1/2) है ना? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन nवें स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो कितने प्रकार की फोटोन उत्सर्जित कर सकता है? n(n-1/2). तो बताओ इस बार छठे ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिर रहा है तो n का मान कितना रखेंगे? 6, n-1 की जगह 6-1/2 तो ये कितना हो गया? 30/2 मतलब 15 प्रकार के फोटोन या 15 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है। मेरे ख्याल से तुम सभी लोगों ने इसको कर भी दिया होगा, ठीक है? लेकिन इसमें एक चक्कर है यार, है ना? इलेक्ट्रॉन छठे ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो कितने प्रकार के फोटोन निकालेगा? n(n-1/2). छठे ऊर्जा स्तर से गिर रहा है इसलिए इसमें n का मान कितना रखा हमने? 6 रखा। ये तो बहुत ऑर्डिनरी है। लेकिन चलो तुम बताओ कि इस बार लास्ट एनर्जी लेवल और फर्स्ट एनर्जी लेवल के कक्षक संख्या के बीच अंतर कितना है? 5, है ना? तुम बताओ n=1 है और n=6 है। तो तुम बताओ कि पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के, है ना? पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के बीच कक्षक संख्या में अंतर कितना है? 5, लेकिन n का मान क्या रख रहे हैं? 6। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले में n का मान क्या रखते हैं? पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या में अंतर प्लस 1 लिखते हैं, है ना? ये मेन चीज ध्यान रखनी है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ये लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये हम देख सकते हैं यार। ये बताओ इस बार, है ना? इस बार बताओ पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या के बीच अंतर तो कितना है? 5, लेकिन n का मान क्या रख रहे हैं? 6 रख रहे हैं। बस इससे हम कंफर्म बोल सकते हैं कि इस फॉर्मूले में अगर कभी भी कॉम्प्लिकेटेड केस आ जाए तो इसमें n का मान क्या रखते हैं? पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या के बीच अंतर प्लस 1 रखते हैं। क्यों? तो पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या के बीच अंतर अगर 5 हो तो n का मान 6 रखते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज है, ये ध्यान रखना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन में तो इसका महत्व पता नहीं चलता है, लेकिन टफ क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको देखना। ठीक, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आई थिंक जेईई 2002 में पूछा गया था। देख लेना। इस बार भी हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणुओं का एक सैंपल है, उनको दे रखा है ये बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणुओं का सैंपल है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन शुरू में 7वें ऊर्जा स्तर मतलब n=3 में, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, सारे इलेक्ट्रॉन शुरू में 7वें ऊर्जा स्तर मतलब n=7 में है। अब इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, नीचे आएंगे, एक बार में भी नीचे गिर सकते हैं, क्रमशः भी नीचे गिर सकते हैं। लेकिन इस बार हमको क्वेश्चन में दे रखा है इस बार इलेक्ट्रॉन n=7 से n=3 तक के इस संक्रमण के लिए बाध्य हैं। बाकी n=1 और 2 में संक्रमण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो क्वेश्चन जो दिया उसकी मर्जी है, ठीक है? ये तो हमको दे रखा है इस बार क्वेश्चन में, झगड़ा मत करना। ये तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इस बार इलेक्ट्रॉन केवल n=7 से n=3 के बीच भी, सॉरी, n=7 से n=3 के बीच ही संक्रमण करने के लिए बाध्य हैं। बाकी n=1 और 2
में संक्रमण नहीं कर पा रहे हैं। तो बस हमको देखना है कि इस बार ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित करेगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं ना, तो वही हाइड्रोजन लाइक परमाणु का सैंपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन 7वें ऊर्जा स्तर में है और इस बार दे रखा है कि इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 7 से n इक्वल टू 3 इन दोनों के बीच संक्रमण करने के लिए बाध्य है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 से 3 तक एक बार में भी गिर सकते हैं या फिर क्रमशः भी गिर सकते हैं। तो ये कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो पहले नॉर्मल बच्चे कैसे करते हैं वो देखना। नॉर्मल बच्चे तो ये करते हैं कि इस बार इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 7 से n इक्वल टू 3 के बीच ही संक्रमण करने के लिए बाध्य है। तो बताओ इस बार भी ये कुल कितने प्रकार के फोटोन निकाल सकता है? n n माइनस 1/2 और इसमें n का मान रखना है तो लोग क्या करते हैं कि n इन दोनों के कक्षक संख्या के बीच अंतर, तो n इक्वल टू 7 या n इक्वल टू 3, तो दोनों की कक्षक संख्या के बीच अंतर कितना हो गया? 4। तो n का मान 4 रख करके सॉल्व कर देते हैं और पूरा सत्यानाश हो जाता है ना? तो इसीलिए मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था, है ना? इसीलिए मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि पिछले एग्जाम्पल में फर्स्ट और लास्ट के, है ना? पहले एग्जाम्पल में फर्स्ट और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्याओं के बीच अंतर तो 5 था लेकिन n 6 लिया था। तो इससे हम बोल सकते हैं कि n क्या होता है? पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या के बीच अंतर प्लस 1। तो बस ध्यान रखना, इस बार भी n क्या लेंगे? पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या में अंतर प्लस 1 लिखेंगे। तो बस बताओ ये n इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 3 है ना? बताओ पहले और लास्ट ऊर्जा स्तर के कक्षक संख्या के बीच अंतर कितना है? 4। तो इसमें n का मान क्या रखेंगे? 4 प्लस 1 मतलब 5 रखेंगे। बस ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन निकालेगा? n की जगह 5, n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 1/2, तो 20/2 मतलब ये सैंपल 10 प्रकार के फोटोन या 10 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर सकता है। हाँ बच्चों, अब देखो इसमें कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक? जिसमें क्वेश्चन को ढंग से समझना होता है। ठीक, पहले क्वेश्चन बोल लेता हूँ। तो इसमें हमको दे रखा है कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे हीलियम प्लस 1 आयन है जो शुरू में अपनी मूल अवस्था मतलब ग्राउंड स्टेट में है, ठीक? अब देखो, अब इस सैंपल पर हम एक वर्णीय प्रकाश गिरा रहे हैं और समझते हैं कि प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। तो हमको दे रखा है ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस फोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। हमको दे रखा है कि ग्राउंड स्टेट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो इन फोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करके ये इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, जैसे कि nवें ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं, ठीक है? और हमको पता है ये nवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन रुकेंगे नहीं, वापस नीचे आएंगे। और हमको दे रखा है कि नीचे आते टाइम ये सैंपल कुल 6 प्रकार के फोटोन मतलब 6 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर रहा है। तो हमको देखना है कि फोटोन की ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में पहुंचा होगा वो देखना है। और सबसे मेन चीज देखनी है कि इस सैंपल पर जो प्रकाश गिरा रहे थे उसका तरंग दैर्ध्य कितना होगा वो देखना है। करते हैं ना? तो ध्यान से देखना। तो ये हमको दे रखा है कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे हीलियम प्लस 1 आयन है जो शुरू में अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अब इस पर हम एक वर्णी प्रकाश गिराते हैं और हम अच्छे से समझते हैं कि प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। तो हमको दे रखा है कि ये ग्राउंड स्टेट वाले जो हमको दे रखा है कि जो ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन फोटोन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाते हैं। तो चलो मान लेते हैं, है ना? मान लेते हैं कि फोटोन की ये मान लेते हैं कि फोटोन से ऊर्जा लेकर के ये इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर जैसे कि nवें ऊर्जा स्तर में पहुंच गए। तो मान लेते हैं कि फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन nवें ऊर्जा स्तर में पहुंच गए, ऐसा मान लेते हैं। अब बताओ nवें ऊर्जा स्तर में क्या इलेक्ट्रॉन रुकेंगे क्या? नहीं रुकेंगे। इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ नीचे आएंगे और इलेक्ट्रॉन एक बार में भी नीचे आ सकते हैं या क्रमशः भी नीचे आ सकते हैं। ठीक, बस तुम आराम से बताओ कि इलेक्ट्रॉन nवें कक्षक से ग्राउंड स्टेट में गिरे हैं तो कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित करते हैं?
n(n-1/2) इतने प्रकार की और क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि ये सैंपल कुल कितने प्रकार की 6 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित कर रहा है, मतलब n(n-1/2) का मान 6 होना चाहिए। तो बस इसको सॉल्व करके n का मान निकाल सकते हो ना। कई लोग तो गधों टाइप से एक द्विघात समीकरण बना करके सॉल्व करते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें द्विघात समीकरण को कष्ट देने की जरूरत नहीं है। इन समीकरणों को तो सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका ये होता है कि n के अलग-अलग मान रखो, जिस मान से n(n-1/2) 6 आ जाता है वही करेक्ट आंसर है। पहले n इक्वल 2 रखेंगे तो 2 ये 6 नहीं आता है। n इक्वल 3 रखते हैं तो 3 ये भी 6 नहीं आता है। n इक्वल 4 रखते हैं तो होता है इसमें n इक्वल 4 रखें तो n तो कितना हो गया 4, n-1 4 सॉल्व करने पर 6 आ रहा है ना, तो बस हम बोल सकते हैं कि n इक्वल 4 है ना, हम बोल सकते हैं कि n इक्वल 4 ये मान इस समीकरण को सेटिस्फाई करता है। मतलब इसका सॉल्यूशन n इक्वल 4 होगा। मतलब हम पक्का बोल सकते हैं कि इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में पहुंच गया होगा, है ना, बोल सकते हैं कि इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से किस ऊर्जा स्तर में पहुंच गया हो गया, n इक्वल 4 इस ऊर्जा स्तर में पहुंच गया होगा, है ना, ये बोल सकते हैं। इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से n इक्वल 4 इस ऊर्जा स्तर में पहुंच गया होगा। तो बस अब हमको देखना है ना, अब हमको देखना है कि इस ग्राउंड स्टेट वाले इलेक्ट्रॉन को n इक्वल 4 मतलब चौथे ऊर्जा स्तर तक ले जाने के लिए फोटोन के माध्यम से कितनी ऊर्जा देनी होगी वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ, हीलियम +1 का इलेक्ट्रॉन है ना, इसको ग्राउंड स्टेट से चौथे ऊर्जा स्तर तक ले आने के लिए कितनी ऊर्जा देनी हो, सॉरी, ग्राउंड स्टेट से चौथे ऊर्जा स्तर तक पहुंचाने के लिए फोटोन के माध्यम से कितनी ऊर्जा देनी होगी बताओ, 1 और 4 के गैप के बराबर। बस हीलियम में तो नहीं, लेकिन हाइड्रोजन में 1 और 4 के बीच गैप पता है ना, हमको डायरेक्ट पता है कि हाइड्रोजन में 1 और 4 के बीच गैप कितना होता है, 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। भूल गए हो तो लिख भी सकते हो कि हाइड्रोजन में पहले कक्षक की ऊर्जा -13.6, दूसरे कक्षक की -3.4, तीसरे कक्षक की -1.51 और चौथे कक्षक की -0.85 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो तुम बताओ कि हाइड्रोजन में पहले और चौथे कक्षक के बीच गैप 12.75 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। तो इस बार हीलियम आयन है, तो बताओ उसमें अंतर कितना होगा, इंटू जेड स्क्वायर गुना मतलब इंटू 2 स्क्वायर गुना, है ना, बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से चौथे ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए फोटोन के माध्यम से कितनी ऊर्जा देनी होगी गैप के बराबर। तो बस हाइड्रोजन में गैप 12.75 होता है, तो हीलियम आयन में गैप कितना होगा, इंटू जेड स्क्वायर गुना मतलब इंटू 2 स्क्वायर गुना। तो इसको सॉल्व करोगे तो हीलियम में गैप कितना आएगा, ये सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास 51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, है ना। और तुम बताओ कि हीलियम में 1 और 4 के बीच गैप 51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है, तो हीलियम के इलेक्ट्रॉन को n इक्वल टू 1 से 4 तक पहुंचाने के लिए फोटोन के माध्यम से ऊर्जा देनी भी कितनी पड़ेगी, 51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, मतलब, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 से 4 तक पहुंचाने के लिए एक फोटोन गिराना होगा जिसकी ऊर्जा एग्जैक्टली 51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होनी चाहिए। बस फोटोन की ऊर्जा है ना, गिराए जाने वाले फोटोन की ऊर्जा इतनी है, तो गिराए गए फोटोन का तरंग दैर्ध्य देखना है। तो तुम आराम से बताओ कि फोटोन की ऊर्जा को खोल करके हम क्या लिख सकते हैं, hc/लैम्ब्डा। तो लैम्ब्डा कितना आ गया, hc/e। hc तो कितना होता है 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन ई 51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट से इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट कैंसल, तो कितना बचा 1240 अपन 51। बस अब जुगाड़ लगाएंगे, 51 को लगभग 50 और 1240 को लगभग 1250, इसको सॉल्व करोगे तो 25 आएगा ना। तो जुगाड़ से सॉल्व करोगे तो 25 और शरीफों टाइप से कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो ये 24 नैनोमीटर। तो इस पर जो प्रकाश गिराया गया होगा उसका तरंग दैर्ध्य 24 नैनोमीटर होगा, ये कर सकते हैं। ये तो ऐसे क्वेश्चन में बस लैंग्वेज को ढंग से समझना होता है। ये वाला जो फॉर्मूला बताया है, ये सैंपल कितने प्रकार के फोटोन निकलेगा उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं।
इसको देखना, ठीक देखो, इस बार भी हमको दे रखा है कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए, तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि प्रारंभ में ये सारे हाइड्रोजन परमाणु अपनी ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस सैंपल पर, यानी सैंपल पर 95 नैनोमीटर इतने तरंग दैर्घ्य का एक कोणीय प्रकाश गिरा रहे हैं। समझते हैं कि प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि इस फोटोन की ऊर्जा प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर में एक्साइट हो जाएगा, वो देखना है। और फिर हमको देखना है कि जब वो इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेंगे तो ये सैंपल कुल कितने प्रकार के फोटोन या कितने प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित करेगा, वो देखना है। स्टार्ट करते हैं। ये तो हमको दे रखा है कोई सैंपल है जिसमें बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु हैं जो शुरू में अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। अब इस पर 95 नैनोमीटर का एक कणीय प्रकाश गिरा रहे हैं और हम समझते हैं कि प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं। तो बस सबसे पहला काम ये करेंगे कि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 95 नैनोमीटर है, तो उसके एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी वो पहले निकाल लेते हैं। तो हमको पता है कि प्रकाश के एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, hc बाय लैम्डा। hc का मान तो 1240 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इंटू नैनोमीटर अपन लैम्डा 95 नैनोमीटर। सॉल्व करेंगे तो नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसल। अब ये थर्ड डिग्री टॉर्चर है, ये 1240 अपन 95 का भाग कैसे दें, तो वो तुमको खुद को देना है। लेकिन बता रहा हूँ कि अगर 1240 में 95 का भाग देंगे तो ये तुम्हारे पास आएगा 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट। तो ये थोड़ा टॉर्चर है लेकिन करना होगा, ठीक। बस आपतित प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 95 नैनोमीटर है, तो उसकी एक फोटोन की ऊर्जा hc बाय लैम्डा। तो इसको सॉल्व किया तो हमको पता चल गया कि तरंग दैर्घ्य 95 नैनोमीटर है, तो इसके एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी, 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये होगी। अब तुम बताओ कि ग्राउंड स्टेट वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पर प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ कि इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। तो हमको पता है कि अगर ये ऊर्जा एग्जैक्टली किसी गैप के बराबर हो तभी एक्सेप्ट करता है, ठीक। तो हम समझते हैं कि प्रकाश गिरा रहे मतलब इनडायरेक्टली इस इलेक्ट्रॉन पर 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं। तो तुम, तो हमको सबसे पहले देखना है कि इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। मतलब हमको देखना है कि 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये ऊर्जा किसी एग्जैक्ट किसी गैप के बराबर है या नहीं। तो देखो, अभी हमने एक्साइटेशन एनर्जी याद की थी, है ना, और मैंने तुमको क्लियरली बताया था ये 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, ये जो गैप होता है वो किसके बराबर होता है, n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 5 के बीच गैप 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होता है। मैंने इधर बताया था नहीं है। तो डेटा से याद रखने से ये फायदा होता है, ठीक। बस हम कह सकते हैं इस पर फोटोन गिरा रहे हैं, बस हमको देखना है कि ये जो ऊर्जा है वो एग्जैक्टली किसी गैप के बराबर है या नहीं। तो हमको तुरंत याद आ गया कि 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये n इक्वल टू 1 और 5 के गैप के एग्जैक्टली बराबर है। तो तब 13.06 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा और ये ऊर्जा 1 और 5 के गैप के बराबर है। तो इतनी ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से 5 तक ट्रांजिशन कर जाएगा। मतलब पक्का पता चल गया कि इन फोटोन की ऊर्जा ग्रहण करके सारे इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 5 तक मतलब पांचवें ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाएंगे। अब तुम बताओ कि क्या पांचवें ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन परमानेंटली रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे, अस्थायी इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस नीचे आएंगे और एक बार में भी नीचे आ सकते हैं, क्रमशः भी नीचे आ सकते हैं। तो बस हमको देखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन पांचवें ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो कुल कितने प्रकार के फोटोन उत्सर्जित कर सकते हैं वो देखना है। ये तो अभी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन nवें ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिरे तो कुल कितने प्रकार के फोटोन निकाल सकते हैं, n(n-1/2)। तो इस बार पांचवें ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में गिर रहे हैं तो इस बार कुल कितने प्रकार के फोटोन निकालेंगे, n की जगह 5, n-1 की जगह 5 - 1/2। तो इसको सॉल्व करोगे तो, है ना,
सॉल्व करोगे तो सैंपल 10 प्रकार के फोटोन या 10 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन उत्सर्जित करेगा, मतलब इस सैंपल के उत्सर्जक स्पेक्ट्रम में कुल कितनी 10 प्रकार की स्पेक्ट्रल लाइन पाई जाएंगी। इस टाइप से कर सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको ध्यान से देखना। ये देखो, इस बार भी हाइड्रोजन परमाणु है। तो हमको पूछा है कि एक तो इसके लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो पूछा है। दूसरा पूछा है कि पूर्ण सीरीज की सीरीज लिमिट, और हमको पता है कि सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य वो कितना होगा वो देखना है। और फिर लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन का तरंग दैर्घ्य अपन पूर्ण सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य, इन दोनों का अनुपात कितना होगा वो देखना है। और 4 ऑप्शन हमको इस टाइप से दे रखे हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो स्मार्ट पर्सन होगा उसको शक्ल देखते ही पता चल जाएगा, है ना। कोई स्मार्ट पर्सन होगा तो उसको शक्ल देखते ही पता चल जाएगा कि देखो, अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको आंसर दशमलव में पूछा था, ध्यान रखना। अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमको आंसर दशमलव में पूछा था। इससे अभी तक तो सारे क्वेश्चन एनर्जी गैप से करते थे, लेकिन बताओ इस बार आंसर भिन्न में दे रखा है और साथ में दो चीजों का अनुपात निकालना है। मतलब पक्का पता चल गया कि अब इसको गैप से नहीं फॉर्मूले से करेंगे। तो ये स्मार्टनेस रखनी है यार, तो ध्यान रखना। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें आंसर दशमलव में पूछा था, इसलिए गैप से करते थे। लेकिन इस बार आंसर भिन्न में पूछा है और साथ में दो चीजों का अनुपात पूछा है, इसलिए तुरंत दिमाग में आ गया कि अब इसको गैप से नहीं फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है। ऑब्वियसली परमाणु कौन सा है वो नहीं दे रखा है, तो तुम समझ जाना कि लाइमन, बामर, पास्चर, ब्रैकेट, फंड ये सब बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन परमाणु के लिए वैलिड है। हाइड्रोजन परमाणु है। तो एक तो लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन का तरंग दैर्घ्य देखना है और एक पूर्ण सीरीज की सीरीज लिमिट मतलब लास्ट लाइन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो देखना है। और अनुपात पूछा है, मतलब इस बार तरंग दैर्घ्य को गैप से नहीं फॉर्मूले से निकालना है। तो चलो तुम आराम से बताओ, है ना। तो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि इस बार निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा ने डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य पूछा है ना। सोच के बताओ कि इस बार निकलने वाले फोटोन की ऊर्जा ने डायरेक्ट तरंग दैर्घ्य पूछा है, तो उसके लिए हम वो रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, है ना। तो मैंने तुमको चमका करके याद कराया था कि रिडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले के अनुसार इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 1 by lambda equal Rydberg constant z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के कारण निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य इतना होता है, इसका यूज करेंगे, है ना। अपना वर्किंग फॉर्मूला ये होगा। तो बस दोनों के लिए करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले तो हमको देखना है कि लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन का तरंग दैर्ध्य, ये तो हमको अच्छे पता है। हमको अच्छे पता है कि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को लाइमन सीरीज बोलते हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल 2 से 1 में गिरे तो उसको लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन को लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन बोलते हैं। ये तो पता होगा, इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में गिरे तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन। और बताओ इलेक्ट्रॉन n इक्वल 3 से 1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन को लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन बोलेंगे। दोस्त तुम बताओ कि पहले केस में लाइमन सीरीज की सेकेंड लाइन निकल रही है, मतलब है ना, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 1 में गिर रहा है। तो बस हमको देखना है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 से 1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा वो देखना है। बस ये रेडबर्ग कांस्टेंट वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे ना। तो था निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्घ्य कितना होगा, 1 by lambda 1 इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अनुपात निकालना है तो कैंसिल हो जाएंगे। Z तो 1 हाइड्रोजन परमाणु है ना, इसे Z तो 1 और अंदर क्या आएगा, सिंपली ज्यादा माइनस कम, मतलब 1 अपन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपन 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपन लैम्डा 1 कितना आ गया यार, ये रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1 माइनस 1 by 9 मतलब 8 by 9 इतना आ गया। ये पहली समीकरण। सेकेंड चीज हमको पूछी है कि पूर्ण सीरीज की सीरीज लिमिट, और समझ गए
कि पूर्ण सीरीज की सीरीज लिमिट निकालनी है, मतलब पूर्ण सीरीज के लास्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य निकालना है। मैंने बताया था कि हर सीरीज के लास्ट लाइन का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसको सीरीज लिमिट बोलते हैं ना। बस दूसरा हमको पूर्ण सीरीज की सीरीज लिमिट निकालनी है, मतलब पूर्ण सीरीज की लास्ट लाइन का तरंग दैर्ध्य देखना है, ठीक है। मैंने बताया था लेकिन कि इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा स्तर से n = 1 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को लाइमन सीरीज, उच्च ऊर्जा स्तर से n = 2 में गिरे तो इसको बामर सीरीज, इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n = 3 में गिरे तो पास्टन सीरीज, उच्च ऊर्जा स्तर से n = 4 में गिरे तो इसको ब्रैकेट सीरीज, और इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से n = 5 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को पूर्ण सीरीज बोलते हैं। फिर तो हमको तुरंत याद आ गया कि इलेक्ट्रॉन किसी उच्चतर ऊर्जा स्तर से n = 5 में गिरे तो निकलने वाले फोटोन की सीरीज को पूर्ण सीरीज बोलेंगे। और हमको पूर्ण सीरीज की लास्ट लाइन देखनी है, तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन 6 से 5 में गिरे तब तो इसको पूर्ण सीरीज की पहली लाइन बोलेंगे, 7 से 5 में गिरे तो पूर्ण सीरीज की सेकंड लाइन, और अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 5 में गिरे तो इसको पूर्ण सीरीज की लास्ट लाइन। बस सेकंड केस में पूर्ण सीरीज की लास्ट लाइन निकल रही है और हमको पता है कि पूर्ण सीरीज की लास्ट लाइन निकल रही है, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन n = इनफाइनाइट से n = 5 में गिर रहा है। तो बताओ इस बार निकलने वाले फोटोन का तरंग दैर्ध्य 1/λ2 मान लेते हैं इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट। Z तो 1, हाइड्रोजन ही है इसलिए Z तो 1, और यहाँ भी ज्यादा माइनस कम तो 1/5 स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/25 ये सेकेंड समीकरण। बस अब हमको क्या पूछा है, ये क्या हो गया, हाँ है ना। अब हमको क्या पूछा है, λ1/λ2 पूछा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसमें इसका भाग देंगे। इसमें इसका भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/λ2/1/λ1, मतलब ये कितना आ गया, λ1/λ2 आ गया, है ना। बराबर इधर भाग देंगे तो RE से RE कैंसल, तो कितना आ गया 1/25, है ना। वो इसमें इसका भाग दे रहे हैं तो 1/25, और इसका भाग देंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 9/8 आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 9/25 इंटू 8 कितने होते हैं, 200, तो अनुपात 9/200 ये आ जाएगा, है ना। तो देखो अब आगे के लिए तुम ध्यान रखना, है ना, ये स्किल में कल बताने का ट्राई करा था, तो आगे ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के क्वेश्चन गैप से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी, तो ये ध्यान रखना कि उत्तर अगर दशमलव में पूछा हो तब तो एनर्जी गैप से करते हैं, लेकिन उत्तर भिन्न में पूछा हो या दो चीजों का अनुपात पूछा हो तो फिर फॉर्मूले से करेंगे। चलो आगे बढ़ना, इसका एक और मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी कई बार घुमाने के लिए पूछा जाता है, देख लेना। इसमें हमको दे रखा है कि कोई हाइड्रोजन हमको दे रखा है कोई हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन शुरू में अपनी ग्राउंड स्टेट में है, ठीक। अब देखो अब इस इलेक्ट्रॉन पर हम एक वर्णीय प्रकाश गिरा रहे हैं, है ना, और प्रकाश गिरा रहे हैं मतलब इनडायरेक्टली फोटोन गिरा रहे हैं, और हमको लड्डू कटाई से दे रखा है कि इस बार जो प्रकाश गिरा रहे हैं उसके एक फोटोन की ऊर्जा 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बस इस फोटोन की ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा, मतलब संक्रमित होगा, और इस संक्रमण में समय कितना लग रहा है, 10⁻⁹ सेकेंड लग रहा है। तो हमको देखना है कि हमको डराने के लिए पूछा है कि संक्रमण के दौरान इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बलागुण कितना होगा वो देखना है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम ध्यान से देखना। तो ये हमको दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है। अब इस पर हम एक वर्णी प्रकाश गिरा रहे हैं, मतलब फोटोन गिरा रहे हैं और इस बार हमको लड्डू की टाइप से दे रखा है कि इस बार प्रकाश के हर एक फोटोन की ऊर्जा 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है। तो बस तुम बताओ इस इलेक्ट्रॉन पर 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं, तो बताओ इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, तुम खुद बताओ कि 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये जो ऊर्जा है वो 1 और 3 के गैप के एग्जैक्टली बराबर है। ये तुम याद करके बताओ, हाइड्रोजन में पहले कक्षक की ऊर्जा -13.6, फिर -3.4 या -1.51 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट, तो तब पहले और तीसरे के बीच गैप कितना होता है 12.09। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि इस बार इस इलेक्ट्रॉन पर
12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इतनी ऊर्जा का फोटोन गिरा रहे हैं ना, तो हमको अच्छे से पता है, पहले याद किया था ना तो हमको अच्छे से पता है कि 12.09 इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट ये 1 और 3 के गैप के एग्जैक्टली बराबर है। तो बताओ इतनी ऊर्जा का फोटोन गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को एक्सेप्ट करेगा, और बताओ इस ऊर्जा, है ना, इस ऊर्जा का यूज करके फोटोन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 तक पहुंच जाएगा। तो हमको पता चल गया, है ना, पता चल गया कि इस फोटोन का यूज करके इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 3 में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। और हमको दे रखा है कि इस ट्रांजिशन में समय अंतराल कितना लग रहा है, 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड। तो बस हमको पूछा है कि, हमको डराने के लिए पूछा है कि इस दौरान इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बलागुण कितना होगा वो देखना है। तो कई बच्चे घबराते हैं कि ये औसत बलागुण कहाँ से बीच में आ गया, नहीं, तो ध्यान रखना कि इसको भी किया जा सकता है। तो बस इस दौरान इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बलागुण कितना होगा वो देखना है ना। तो अब बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, इस बार थोड़ा मैथमेटिकली करेंगे। बस तुम बताओ कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी वस्तु पर लगने वाला बलागुण तो कितना होता है, कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर मतलब dl बाई dt, है ना, रिजिड बॉडी में पढ़ा होगा कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तो संवेग में परिवर्तन की दर मतलब dp बाई dt, और किसी भी वस्तु पर लगने वाला बलागुण कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर मतलब dl बाई dt। तो बस तुम स्मार्ट ही बताओ कि बलागुण या तात्क्षणिक बलागुण dl बाई dt है, तो बताओ औसत बलागुण कितना होगा, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, मतलब कोणीय संवेग में कुल परिवर्तन अपन कुल समय, है। तो ये स्मार्टनेस रखना है कि बलागुण है तात्क्षणिक बलागुण dl बाई dt, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बलागुण कितना होगा, dl बाई dt की जगह डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, मतलब कोणीय संवेग में कुल परिवर्तन अपन कुल समय, या कोणीय संवेग में कुल परिवर्तन को L फाइनल माइनस L इनिशियल अपन डेल्टा टी। दोस्तों तुम आराम से बताओ कि डराने के लिए इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बलागुण पूछा है, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने प्रारंभिक और अंतिम कोणीय संवेग ही पूछा है, समझ गए ना। तो औसत बलागुण पूछा मतलब इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक और अंतिम कोणीय संवेग ही पूछा है। तो बस इस परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग तो हमको याद है ना, है? तो मैंने बोर्ड स्टोरी में तुमको चमका करके बताया था कि परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, mvr इक्वल टू nh ओपन 2 पाई, है ना, बताया कि परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh ओपन 2 पाई होता है। तो चलो एक तो प्रारंभिक कोणीय संवेग निकालते हैं, है ना, यही लिख देता हूँ। चलो एक तो प्रारंभिक कोणीय संवेग निकालते हैं। तो तब प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, तो प्रारंभिक कोणीय संवेग के लिए n 1 रख देंगे ना। तो एक प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 में है, तो प्रारंभिक कोणीय संवेग कितना होगा, 1h ओपन 2 पाई। और बताओ अंत में इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 3 में पहुंच गया है, तो अंतिम कोणीय संवेग n की जगह 3h ओपन 2 पाई। तो बस तुम देखते बताओ इस इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक कोणीय संवेग 1h ओपन 2 पाई है और अंतिम कोणीय संवेग 3h ओपन 2 पाई। तो इससे हम कोणीय संवेग में परिवर्तन निकाल सकते हैं ना, कितना होगा, L फाइनल माइनस L इनिशियल, L फाइनल तो 3h ओपन 2 पाई माइनस L इनिशियल 1h ओपन 2 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो 2h ओपन 2 पाई मतलब h बाय पाई, ये इसका कोणीय संवेग में परिवर्तन आ गया। तो बस कोणीय संवेग में परिवर्तन इतना हो गया, तो हमको देखना है कि इस दौरान इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला औसत बलागुण कितना होगा वो देखना है। तो तुरंत आएगा कि बलागुण या तात्क्षणिक बलागुण होता है dl बाई dt, तो औसत बलागुण क्या होता है, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। या डिटेल में इसको कोणीय संवेग में कुल परिवर्तन L फाइनल माइनस L इनिशियल ओपन डेल्टा टी मान रख देते हैं। तो कोणीय संवेग में परिवर्तन मतलब L फाइनल माइनस L इनिशियल कितना है, h बाय पाई ओपन डेल्टा टी। तो ट्रांजिशन में समय कितना लग रहा है, 10 की पावर माइनस 9। ये औसत बलागुण इतना आ गया। सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो h तो ऊपर और नीचे पाई इंटू 10 की पावर माइनस 9। सॉल्व करते हैं, h का मान तो 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 34 ओपन पाई का मान चलो 3.14 लिख देते हैं इंटू ये 10 की पावर माइनस 9 तो है ही। अब इन दोनों का भाग देना है ना, तो ये भाग तुम दे सकते हो।
है ना? इन दोनों का भाग देना है तो जुगाड़ से दे सकते हो, जैसे थोड़ी देर के लिए 3.14 को हम लगभग 3.3 बोल लेते हैं। तो 6.6 अपन 3.3 करेंगे तो 2, लेकिन बताओ वास्तव में जो हर है वो 3.3 से कम है, तो भागफल 2 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो अपनी श्रद्धा से 2.2 या 2.3 ऐसा चिपका देंगे इंटू, इसमें इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 की पावर माइनस 34 प्लस 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर माइनस 25 इतना आएगा, और बला गुणित यूनिट न्यूटन इंटू मीटर ये आ जाएगी।